Chapters 3 of Physical Geography. Even if you have not read this chapter, मैं 1979 से 2025 तक के क्वेश्चन इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इस वीडियो या सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं करवा दूंगा. इसके बाद आप जाके चैप्टर पढ़ लोगे तभी भी अच्छा है, पढ़ के आए हो तभी भी अच्छा है, सब कुछ कवर हो जाएगा. नो नीड टू वरी. क्या क्या टॉपिक्स हैं पहले इस चैप्टर के वो देखते हैं. टॉपिक नंबर 1 सोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर. इसमें 2 सब टॉपिक हैं. टॉपिक 2 अर्थक्वेक्स और सब टॉपिक्स हैं. टॉपिक 3 स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. देन टॉपिक 4 वॉल्केनोस. इन सबको हम देखेंगे. चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं. क्या पूछा गया है 2024 क्या पूछा गया है देखते हैं. पायरोक्लास्टिक डेब्रिस नहीं यहाँ पे. हाउ मैनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. क्या है प्रोडक्ट्स हैं. देखो ये वाली चीज़ सीधा लाइन यहाँ से आई है. देखो क्या क्या लिखा हुआ है. द मटीरियल दैट रीचेज द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लो, pyroclastic debris, volcanic bombs, ashes and dust, gases such as nitrogen, sulfur, minor minerals, chlorine, hydrogen, argon. ये वाला पैराग्राफ से क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इस पैराग्राफ से आ जाएगा. 2 चीज़ इसमें मिसिंग है, वो है वाटर वेपर एंड CO2. ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है वाटर वेपर एंड CO2 वाला. देखो द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वॉल्केनोस. वाटर वेपर आंसर है. तो ये NCERT में नहीं है, ये आई थिंक GC लियोंग या तमिलनाडु वाली बुक में होगा. नहीं पढ़ना है, सिर्फ NCERT पढ़नी है. जितना भी काम लायक होगा GC लियोंग और इसका मैंने NCERT की अपनी खुद की बुक बना रखी है, उसमें मैंने डाल दिया, वो आपको मिल जाएगा. ठीक है. पायरोक्लास्टिक डेब्री होगा, ऐश होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा. डी आंसर है. नीचे इसके आंसर लिखे हैं जस्ट इन केस व्हेनेवर यू रिवाइज आपको बता रहे कि आंसर कहाँ पे है. ठीक है जी. अब पहले इनके मतलब समझते हैं. हर एक ऑप्शन को खोल के देखेंगे. क्लास्टिक का क्या मतलब होता है. क्लास्टिक का मतलब होता है सेडिमेंट्स जो बाहर आते हैं आपके वॉल्केनो से. जो वॉल्केनो फटता है तो सेडिमेंट्स बाहर आते हैं, उसको बोलते हैं क्लास्टिक. पायरो का क्या मतलब होता है. पायरो मीन्स हॉट. तो हॉट सेडिमेंट्स कमिंग आउट ऑफ वॉल्केनोज इज नोन एज पायरोक्लास्टिक डेब्रिस. ठीक है, इतनी बात समझ गए. अब आ जाओ वॉल्केनोज में क्या क्या टॉपिक है. इस पूरे टॉपिक को हम कवर कर लेंगे वॉल्केनो में. तो देखो जी क्या होता है मैग्मा. हॉट मॉल्टन मटीरियल इसको बोलते हैं मैग्मा. ये जब मटेरियल अर्थ के क्रस्ट पे चलने लगता है तो उसको बोलते हैं लावा. तो मैग्मा और लावा का मतलब आप समझ गए. यहाँ लिखा हुआ है अपर मेंटल पोर्शन मैग्मा. वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द क्रस्ट इट रीचेस सरफेस इट इज़ नोन एज आपका लावा. ठीक है. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ. ठीक है. यहाँ पे हम देखते हैं मैग्मा वर्सेस लावा. क्या कहानी है इसकी. मैग्मा इन अर्थ, लावा आउटसाइड अर्थ. ठीक है. ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि एक और इसमें कॉन्सेप्ट है. अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है आपका वॉल्केनिक रॉक एंड आपका प्लूटोनिक रॉक. तो वॉल्केनिक रॉक और प्लूटोनिक रॉक, ये 2 तरीके के रॉक होते हैं. जो प्लूटोनिक रॉक होंगे वो इनसाइड अर्थ होंगे, जो वॉल्केनिक रॉक होंगे वो आउटसाइड अर्थ होंगे. तो ये दोनों रिलेटेबल टर्म्स हैं. ठीक है. अब यहाँ हम टर्म्स देखते हैं. कहाँ गए हम. यहाँ पे. ठीक है. ये हो गया. तो इस वाला टॉपिक खत्म. तो ये इन 2 वर्ड से क्वेश्चन आए थे. इससे क्वेश्चन आ चुका है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आएगा. प्लूटोनिक का एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट. आगे जब वेदरिंग या किसी और का चैप्टर आएगा तो उसमें बताऊँगा. तो ये वाला टॉपिक खत्म. अब जब नेक्स्ट टाइम इनसे कुछ क्वेश्चन आएगा तो पूरा टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. क्या है जी 2023 का क्वेश्चन. P वेव S वेव अर्थक्वेक का टॉपिक है. क्या पूछा है. इन अ सिस्मोग्राफ P वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन S वेव. ठीक बात है. P वेव पहले ही होता है सिस्मोग्राफ में. देखते हैं इसको क्या है. इफ P वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन. तो P वेव का डायरेक्शन पूछा है. P वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है तो टू एंड फ्रो ही चलता है. फिर क्या आगे क्या बोला है. S वेव पार्टिकल वाइब्रेट डाउन एंड अप, डाउन एट अ राइट एंगल का डायरेक्शन होता है. हाँ ठीक है. तो ये ट्रांसवर्स होता है, ये ऐसे चलता है. ये भी सही है, ये भी सही है. सी आंसर. अब टॉपिक क्या है ये. तो देखो जी ये अर्थक्वेक है. अर्थक्वेक में इतनी सारी हमें चीज़ें जाननी होती हैं. ठीक है. इसमें से हमारा आ चुका है कहानी, ये जाननी होता है. हमारा अर्थक्वेक में आ चुका है आपका P वेव एंड S वेव की. अर्थक्वेक वेव्स के ऊपर टॉपिक आया है. ठीक है. ये मैं बताता हूँ, फिर मैं ये कंप्लीट कहानी बताऊँगा एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. यही मोडस ऑपरेंडी रहेगा. क्वेश्चन देखूंगा, अब कंप्लीट कवर करवा दूंगा एंड देन आगे चलेंगे. ठीक है. आराम से पेशेंटली देखना.
कुछ डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। तो हम आते हैं पहले फॉल्ट ट्विस्ट में, ठीक है। तो क्या है कि ये एक अर्थ की प्लेट है जो अर्थ के ऊपर तैर रही है। लेट जस्ट सपोज ये अपनी इंडिया की प्लेट है और ये अपनी यूरोपियन प्लेट है, यू प्लेट। तो जो इंडिया वाली प्लेट है और यूरोपियन प्लेट है ऐसे में जाके मिल जाती है। अब मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट इज टुवर्ड्स यूरोपियन प्लेट, मूवमेंट हो रहा है, बट यूरोपियन प्लेट जो है वो एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो कुछ समय तक तो रोक के रखेगा, मगर कुछ समय के बाद ये ऐसे उठ जाएगा, ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो जो रीजन बना है जहाँ से उठा है इसको बोलते हैं फॉल्ट और द क्रैक इन द प्लेट। तो पहला शब्द आ गया तुम्हारे पास फॉल्ट, तो ये क्रैक है, ठीक बात है। अब इस क्रैक में से एनर्जी निकली, कोई एक पॉइंट होगा जहाँ से एनर्जी पहली बार निकल रही होगी, उस पॉइंट को बोलते हैं हाइपो सेंटर, ठीक है। अब ये जो हाइपो सेंटर से यहाँ से एनर्जी निकली है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, ये एनर्जी जाके सरफेस को लगेगी। वो पॉइंट विच इज फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ दिस एनर्जी वेव्स ऑन द सरफेस इज नोन एज एपीसेंटर। ये समझ गए तीन बातें, फोकस, ये फॉल्ट जो क्रैक आया, हाइपो सेंटर जहाँ उस पॉइंट इन द रॉक जहाँ से एनर्जी एमिनेट हुई, एपीसेंटर वो पॉइंट एट द सरफेस जहाँ पे पहली बार एनर्जी का कांटेक्ट हुआ। ये तीन शब्द पहले समझने आपको, ठीक है। इसका डायग्राम हम पहले देखते हैं। कहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ और इसको हटा दो और यहाँ पे आप डायग्राम देखो, अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ आ जाओ, इसको करो, देखो ये क्रैक है, देख पा रहे हो। ये आपका फोकस है, फोकस या हाइपोसेंटर दो शब्द इसके लिए हैं, और ये एपीसेंटर। खत्म हो गई ये कहानी। अब आ जाओ नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये तीन वर्ड खत्म हो गए। अब अर्थक्वेक वेव्स क्या होते हैं इसको पहले हम समझते हैं। तो आ जाओ फिर से यहीं पे इसी डायग्राम पे। तो देखो जी, बहुत सिंपल कहानी है। जो अर्थक्वेक है, ये जब अर्थक्वेक नीचे रहेगा, हमने देखा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, तो उसको हम बोलेंगे बॉडी वेव, बॉडी ऑफ द अर्थ, इसको बोलते हैं बॉडी वेव। जब यही बॉडी वेव्स आपके एपी सेंटर पर टच होंगे, सरफेस पे टच हो जाएंगे रॉक्स पे, तो उसको बोलेंगे सरफेस वेव। तो दीज बॉडी वेव्स कन्वर्ट इनटू सरफेस वेव व्हेन दे टच द अर्थ सरफेस। सिंपल कहानी है, ठीक है। बॉडी वेव में दो तरह की कहानी आती है। एक होता है पी वेव, प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव मतलब फर्स्ट वेव जो एमिनेट होती है आफ्टर अर्थक्वेक इज नॉट एज प्राइमरी वेव। सेकेंडरी वेव इस कुछ टाइम लैग के बाद ये वाला वेव लगता है, एस वेव। खत्म कहानी। अब आ जाओ, सरफेस वेव में दो तरीके की होती है, एक होती है एल वेव, लव वेव एंड रिलेग वेव। रिलेग वेव, ये दो और वेव होती है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब बॉडी वेव और सरफेस वेव कहाँ कहाँ से आएगी, तो देखो जी, इसको थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं, इसको इधर घुमा देते हैं। आ जा, हाँ जी। तो जो बॉडी वेव है, मैंने आपको बताया कि बॉडी वेव उस समय निकलेगी जब अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। तो देखो जी, तो बॉडी वेव कहाँ से निकलेगी फिर, इसका क्या मतलब है, ये निकलेगी आपकी फोकस या हाइपोसेंटर पॉइंट से। और सरफेस वेव कहाँ से निकलेगी, एपी सेंटर पॉइंट से। आई जस्ट होप ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो बताना। तो ये है कहानी, पहले इतनी कहानी समझ लें। प्राइमरी वेव जो होती है फर्स्ट टू एमिनेट या फर्स्ट टू अराइव, सेकेंडरी वेव टाइम लैग के साथ आएगी, और ये दोनों वेव जब कांटेक्ट होगा तब आएगा। तो यही पी और एस वेव जब टकरा जाएंगी आपके सरफेस पे, तो वो सरफेस वेव में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो हमने बॉडी वेव सरफेस वेव देख लिया। अब इसका थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, फटाफट मैं पढ़ाता हूँ। हाइपोसेंटर फोकस क्या होता है जी, पॉइंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, वाह भाई। एपीसेंटर क्या होता है भाई, फर्स्ट पॉइंट ऑन सरफेस टू रिसीव एनर्जी। खत्म कहानी। सिस्मिक वेव किस तरीके की होती है, बॉडी वेव। ये सब भूल जाना, जो मैं मार्क कर रहा हूँ बस उतना ध्यान रखना, धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। बॉडी वेव ये हो गया, सरफेस वेव कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है, एपीसेंटर से निकलता है। खत्म हो गई कहानी। सेकंड, पी वेव, एस वेव। अब इस पी वेव और एस वेव से क्वेश्चन आ रखा था, अब हम पी वेव और एस वेव समझते हैं कैसे चलता है, क्या क्या होता है। तो देखो जी, पी वेव ये सारे पैरामीटर्स हैं। डायरेक्शन से इस बार क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम स्पीड आ जाएगा, ट्रैवल आएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो देखो डायरेक्शन ऑफ पी वेव क्या होता है, पी वेव चलता है ऐसे, ऐसे चलता है पी वेव, इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर लेट जस्ट सपोज कोई ऐसा पत्थर है, अब पी वेव उस पत्थर से ऐसे जा रहा है, तो लेट जस्ट सपोज 5 सेकेंड्स, फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए वो पत्थर को कंप्रेस करेगा, फिर कुछ नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए वो एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन ये करता है पी वेव, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। तो इसी को बोलेंगे हम
पैरेलल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्योंकि वो पत्थर को कंप्रेस एंड एक्सपैंड करता है। यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिखेगा, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन, कंप्रेशन ये भी है, ये एक्सपेंशन है, तो कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन एक्सपेंशन, इस वजह से, ठीक है। अब इससे क्या होता है, पी वेव से डेंसिटी डिफरेंस आ सकता है सरफेस में जहाँ पी वेव जाती है, तो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। अगेन सारे वर्ड्स मैंने एनसीईआरटी से उठाए, कृपया करके एनसीईआरटी ही पढ़ना, सारी लाइनें वहीं से आ रही है। सोर्स की मैंने एक वीडियो बनाई है 2025 के पेपर की, जाके देखना, लाइन टू लाइन आ रही है। किसी भी फालतू टीचर, फालतू तो नहीं बोलना चाहिए, बट किसी भी टीचर के उस वीडियोस को देख के उससे प्रभावित ज़्यादा मत हो जाना। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट टीचर यू विल हैव, ठीक है। एनसीईआरटी पे फोकस करना, जो लाइनें वहाँ हैं वही आ रही हैं, स्पेशली पुरानी एनसीईआरटी 2015-16 वहीं से लाइनें आ रही हैं। सीडीएस के पेपर देखोगे लाइनें उठ के आ रही हैं, सीएपीएफ देखोगे आ रही हैं, और यूपीएससी तो आता ही है, ठीक है। ये हो गई खत्म, पी वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। आ जाओ एस वेव क्या होता है। एस वेव होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव ऐसे चलाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर चलेगा, ठीक है। ट्रांसवर्स हो गया, खत्म कहानी। शेयरिंग का क्या मतलब होता है, शेयरिंग का कुछ मतलब नहीं होता है, इज जस्ट दैट कि जो फोर्स लग रहा है, अगर एग्जैक्ट मतलब देखें शेयरिंग का तो चेंजिंग द शेप ऑफ समथिंग विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम, उसको शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे फोर्स, स्पीड किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, बस इतना ही जानना है। तो देखो कितना 12 किलोमीटर है क्या, नहीं जानना। स्पीड पी वेव का फास्ट होता है, एस वेव का स्लो होता है, खत्म कहानी। ट्रैवल, हाँ ये अभी हम शैडो वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तो समझेंगे क्या होता है पी वेव में। तो पी वेव में ऑल मीडियम, हर मीडियम में पी वेव चलेगा, ठीक है। और अपना एस वेव में ओनली सॉलिड, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलता है, ठीक है। फिर क्या बताया मैंने, फर्स्ट टू अराइव, अगेन पी वेव फर्स्ट टू अराइव है, और ये अराइवल विद अ टाइम लैग, ठीक है। अब जो भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं वो साउंड वेव की तरह होती हैं या प्रेशर वेव की तरह होती हैं, और जो भी ट्रांसफर्स वेव होती हैं वो लाइट वेव की तरह होती हैं, या वाटर रिपल, जब आप पत्थर फेंकोगे पानी में तो डिस्ट्रक्टिवनेस। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने गलत डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रक्टिवनेस है पी वेव की वो लेस होती है, क्यों लेस होती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम होता है, इतना ही होता है बस। और जो आपका एस वेव है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। और हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे सरफेस वेव, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, देखो लिखा हुआ है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ये भी ओनली सॉलिड, स्लो मूविंग होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। बॉडी वेव इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आप समझ गए बात। पी वेव ऑल मीडियम, एस वेव ओनली सॉलिड, हो गई खत्म कहानी। अब लव वेव एंड रिले वेव, बहुत सिंपल कहानी है, सिर्फ डायग्राम देखना है, इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है। देखो रिले वेव अगर आप देख पा रहे होगे, रिले वेव, तो रिले वेव ओशन की तरह चल रहा है, ठीक है, ऐसे चलता है रिले, फिर ऐसे, तो ये ओशन जैसा मूवमेंट बनाता है। जो आपका लव वेव है वो हॉरिजॉन्टली चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 वेव्स हैं, 1 2 3 4, सिर्फ ये ऑल मीडियम है, बाकी ये और ये सब सॉलिड्स हैं, ठीक है, खत्म। डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम को ध्यान से देखना, डायग्राम्स को बहुत ध्यान से देखना, डायग्राम से चीज़ें याद रहती हैं, खत्म हुई कहानी। अब मैं एक डायग्राम की बात कर रहा था जो गड़बड़ है वहाँ पे, कहाँ गया, कहाँ, ये देखो, इस डायग्राम को अब ध्यान से देखो, देख पा रहे हो, देखो जी, एम्पलीट्यूड पी वेव का कितना कम एम्पलीट्यूड है, एस वेव का देखो थोड़ा ज़्यादा है, सरफेस इसका बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, ये बात एक समझ गए। सेकंड टाइमिंग देखना, सबसे पहले पी वेव निकलती है, फिर 30 सेकंड्स के बाद एस वेव, एंड देन अनदर 10 सेकंड के बाद सरफेस वेव। बहुत ध्यान से देखना है, सारे डायग्राम्स यहीं से उठ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डन हो गया जी, तो ये हो गया जी। आप देखते हैं क्या क्या कर लिया हमने, ये हो गया डन, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये करवा दिया, डायग्राम करवा दिया। अब शैडो जोन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है शैडो जोन, कुछ नहीं है शैडो जोन में। फिर से यहाँ आ जाओ, हम फिर से डायग्राम बनाते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, नया पेज, आ जाओ जी डायग्राम पे। तो लेट्स से सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का कोर है, ठीक है, ये एक एपिसेंटर है जहाँ से अर्थक्वेक निकलता है। अब अगर पी वेव आएगा यहाँ से तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, क्योंकि अर्थ का कोर, इनर कोर थोड़ा सा लिक्विड है, तो लिक्विड में जब जाएगा तो ऐसे जाएगा, और फिर सॉलिड है तो ऐसे जाएगा, अब फिर जब बाहर आएगा तो हल्का सा रिफ्रैक्शन। तो पी वेव जो है रिफ्लेक्शन भी करेगा, रिफ्रैक्शन भी करेगा, ये सब रिफ्रैक्शन है पी वेव का। जैसे रिफ्लेक्शन है, यहाँ से टकराएगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे चलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है पी वेव का, 0 डिग्री बोल रहा हूँ मैं इसको, और मैक्सिमम पी वेव हमें सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होगा 105 डिग्रीज तक। इतनी बात समझ गए।
फिर यहाँ बीच में गैप आएगा, फिर से हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी 145 डिग्रीज पे। अभी अच्छा डायग्राम दिखाता हूँ, यह भी 145। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे पी वेव नहीं है, इसको बोलते हैं हम शैडो जोन ऑफ पी वेव। दिस इज शैडो जोन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एस वेव में क्या है, क्योंकि पी वेव तीनों मीडियम में चल सकता है तो इसलिए शैडो जोन ऐसा आ रहा है। अब एस वेव में कैसा बनेगा एस वेव, तो ये हमने गोला खींच दिया, ये हमने ये बना दिया, तो एस वेव सीधा यहाँ टकराएगा, ऐसे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ऐसे। तो ये पूरा 105 से 105, 105 to 105 इज द शैडो जोन ऑफ एस वेव, ठीक है। इतनी बात समझ गया। पॉज करना, पीछे करके देखना, बहुत तेज़ी से हो रहा, नहीं तो मुझे कमेंट करना, मैं इसको थोड़ा स्लो कर दूंगा। ऐसे ना फीडबैक नहीं मिलता तो दिक्कत होती है। आ जाओ, कहाँ पे हम, तो देखो जी क्या कहानी चल रही है। ये हमारा एपी सेंटर है, ये रहा, ठीक है। यहाँ से पी वेव निकला 105 डिग्रीज, 105 डिग्रीज, अगेन 145 से हमें मिलना शुरू होगा, अंदर गया फिर बाहर आया, तो ये शैडो जोन 105 से 145 एस वेव। एस वेव का देखो इतना बड़ा होता है शैडो जोन, ठीक है। हो गई खत्म कहानी, चले आगे बढ़े। आ जाओ जी। जी, तो ये वाला पूरा टॉपिक हो गया, ऐसे फिर शैडो जोन होगा, हाँ ये वाला पूरा टॉपिक हो गया, ठीक है। इस शीट में मैं इसको भर देता हूँ ताकि सारे क्वेश्चंस करवाने के बाद ना कुछ टॉपिक्स बच जाएंगे, तो जिनके क्वेश्चन नहीं है उनको मैं डायरेक्ट ऐसे ही करवा दूंगा। दिस डन, दिस इंटायर टॉपिक डन। अब हम टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक में बाद में देखेंगे और चीज़ें बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो जी, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक में लिखा नहीं मैंने, अच्छा ठीक है। अर्थक्वेक है मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगेन आंसर सी है, नीचे लिखा हुआ है। ये सब हो गया। नेक्स्ट, हाँ जी, इंटीरियर ऑफ द, तीन ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, पहले तीन क्वेश्चन में सब कुछ हो गया। देखो क्या पूछा गया है, ये है 2009 का क्वेश्चन। इन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कोर इज मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है। सी आंसर है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में ये सारी चीज़ें आपको जानने लायक है, मैं सारी चीज़ें फटाफट बताता हूँ। जी ठीक है। लेंथ मटेरियल यहाँ पर बनाते हैं पहले। हाँ जी, देखो जी, ये अपना अर्थ है, इसको मैंने ऐसे बाइफरकेट किया है। एक डायग्राम दिखा दूँ, अर्थ ऐसे दिखता है अपना। तो ये बीच का कोर है, फिर यहाँ पे मेंटल है, फिर आगे से क्रस्ट है, ठीक है। इसी को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ जैसे यहाँ बना हुआ है। आ जाओ, क्या है कहानी। तो मैंने बनाया ये एक लाइन, यहाँ पे आ गया अपना क्रस्ट, फिर मैंने बनाया ये एक लाइन, यहाँ आ गया अपना मेंटल, फिर मैंने बनाया इधर कोर। ये तो तीन चीज़ें हो गई। अब चला इसका हम लेंथ देख लेते हैं, किसका क्या लेंथ होता है। ये लेंथ आ सकता है, आजकल यूपीपीसीएस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीपीसीएस में तो आएगा ही। यहाँ पे 34 km सीक्वेंस में सजाने को आएगा ये। हैंड राइटिंग पे मत जाना, अच्छा डायग्राम है, बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ। जैसे 727, कुछ लिखना भी नहीं है आपको, बस देखते रहो, सुनते रहो आराम से। 2 सेंस ऑर्गन्स एक साथ काम अच्छे नहीं करते हैं, सिर्फ सुनो, नोट्स बने हुए हैं, मैं दे दूँगा सब कुछ, ठीक है। कोर इज 2900 कर दिया, ये इस फिगर का हो गया 2900 एंड दिस इज 5400। अब इसी कोर में ना इनर कोर आउटर कोर है, ठीक है। अभी लेंथ के हिसाब से बस इतना समझना है पहले। तो जो ये इनर कोर है, ये वाली जो कहानी है, अपनी ये वाली जो कहानी है, ये आपका 2700 के आसपास है, और जो ये वाली कहानी है ये अपना 2400 के आसपास है। तो इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा कि अरेंज करिए मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, ऐसा देगा वो। तो ध्यान रखना है कि मेंटल 2900 सबसे बड़ा, इसके बाद इनर कोर 2700 एंड देन उसके बाद आपका आउटर कोर 2400। तो ये लेंथ की कहानी है, इससे इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। लेंथ इज डन। चलो अब हम देखते हैं अब क्या है और कौन सा टॉपिक है। लेंथ इज डन, मटेरियल मेडअप ऑफ, अब मटेरियल वाला डायग्राम बनाते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं। एक लाइन। अब इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ जाओ, ये तो कंप्लीट मेंटल है, ये कंप्लीट मेंटल है, इसको बोलेंगे हम आउटर मेंटल, अपर मेंटल।
This is known as this is his upper mantle, this is lower mantle, this is outer core, this is inner core. ठीक है, अब मेड अप ऑफ क्या क्या है, सो नीचे वाले से शुरू करते हैं. ये जो बना है नेफा से बना है, निकल एंड आयरन, मगर आयरन इज मच मोर हेयर देन निकल. खत्म ये कहानी. ये किससे बना है, ये भी नेफा से बना है, बट यहाँ ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन है दोनों. ठीक बात है. अब ये किससे बना, ये जनरली सीमा से बना है, सियाल एंड मैग्नीशियम. Ma मैग्नीज में समझना, मैग्नीशियम है वो. ये भी सीमा से बना है. ये जो कहानी है दोनों चीज़ों से बनी है, सीमा एंड सियाल. ठीक है, इसको अभी मैं समझाता हूँ कैसे. देखो, जो हमारा अर्थ है वो एक, लेट जस्ट सपोज वो एक ही प्लेट है, एक प्लेट है. तो अगर अर्थ में एक प्लेट है तो एक प्लेट में दो चीज़ें रखी हुई हैं. दिखाता हूँ पहले डायग्राम, आ जाओ. तो लेट जस्ट सपोज ये पूरा अर्थ है अपना, ये पूरा अर्थ है और ये एक प्लेट है. इस प्लेट में कहीं पे रोटी रखी है, कहीं पे सब्जी रखी हुई है. तो दिस इज रोटी, दिस इज सब्जी. तो रोटी अलग चीज़ से बनेगी, सब्जी अलग चीज़ से बनेगी. तो जो कॉन्टिनेंट है वो सियाल से बनते हैं, दैट इज सिलिकन एंड एल्यूमिनियम. एंड जो ओशन है वो सीमा से बनते हैं, दैट इज सिलिकन एंड मैग्नीशियम. ऐसा क्यों होता है, ये भी बात समझने वाली है. जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे की तरफ जाते हैं डेंसिटी इंक्रीज होती है. तो सीमा की डेंसिटी 3 के अराउंड है, 3.2 है समथिंग, एंड सियाल की डेंसिटी 2.7 है. तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे होगा. तो अर्थ में नीचे नीचे जाते रहोगे, डेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. तो इसलिए उन दोनों चीज़ों से बने. तो ये सेकंड डायग्राम क्लियर. इसको तोड़ तोड़ के देखना पड़ता है. मैंने ऐसे एक डायग्राम में सब कुछ डाला है, तब आपको समझेगा. ठीक है, ये हो गया सीमा, ये हो गया सियाल. तो ये वाला आपका है कॉन्टिनेंट और ये हो गया आपका ओशनिक, कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक. ठीक है, अब इसकी स्टेट्स क्या क्या हैं ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो जो इनर कोर है वो है सॉलिड, ये जो आउटर कोर है ये है लिक्विड. अब ये लिक्विड क्यों है, ये सॉलिड क्यों है, ये भी एक अच्छा सवाल है. तो उसको देखेंगे, क्योंकि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं. एनसीईआरटी में सब नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन कर करके खुद समझ में आता है कि यार ये तो इन जनरल क्यूरियस माइंड को पूछना चाहिए कि क्यों बन रहा है ये. इस वजह से क्वेश्चन है. ठीक है, सीमा जो ये लोअर मेंटल है वो है सॉलिड, अपर मेंटल है सेमी सॉलिड, और ये तो आपको पता है कॉन्टिनेंट इज सॉलिड एंड दिस इज आपका लिक्विड. खत्म हो गया, ये आपकी सारी स्टेट्स होगी. अब मैंने क्या बोला, हाँ ये. तो देखो जी, ऐसे समझो कि जैसे हम नीचे जाते रहते हैं तो जो भी स्टेट है वो प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, वॉल्यूम तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच है. तो प्रेशर एंड टेम्परेचर का इंटरप्ले से डिसाइड होगा व्हाट काइंड ऑफ स्टेट विल द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विल बी. सो इन आउटर कोर the pressure and temperature is at such that the molecules there इतने मतलब the molecules there are little far ahead, ऐसे कुछ करके. अगर हम नीचे की तरफ देखें ना, यहाँ पे बनाता हूँ मैं. तो ये इनर कोर का डायग्राम है, इनर कोर है. तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर ऐसा है कि मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर है. तो मॉलिक्यूल्स अगर दूर रहेंगे प्रेशर और टेम्परेचर के इंटरप्ले से तो ये लिक्विड बनेगा. मगर जैसे हम आउटर कोर है, जैसे हम इनर कोर में जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं. अब बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो सॉलिड ही बनेगा. ठीक है, तो प्रेशर इज़ मच मच ग्रेटर देन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट कम आ पाता है, तो पिघला नहीं पाती है वो मॉलिक्यूल्स की और वो पास आ जाते हैं. समझ गए इतनी बात. तो इसलिए सॉलिड है. तो प्रेशर एंड टेम्परेचर का जो भी इंटरप्ले है उसमें जो आउटर कोर है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर हैं इसलिए लिक्विड में है, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पास हैं इसलिए सॉलिड में है. ठीक है, खत्म हो गई कहानी. एक तो ये कहानी थी. अब एक और कहानी मेंटल के बारे में मुझे बताना है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट मेंटल इज ओनली 2900 किलोमीटर्स, द वॉल्यूम ऑफ मेंटल व्हेन कंपेयर टू द इंटायर इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द मास इज एक्सेसिवली हाई. वॉल्यूम अराउंड 87% ऑफ द अर्थ का वॉल्यूम मेंटल में ही है एंड मास आई थिंक 66% के आसपास है. तो ये बात भी एक ध्यान रखने वाली बात है. हो गई खत्म कहानी. अब जरा ये सब हम देख लेते हैं. एक तो समझ में नहीं आएगा, यहीं पे देखते हैं. डाला है, हाँ डाला है. अब देखो क्या क्या मैंने बताया. ये तो हो गया क्रस्ट, लाइटेस्ट होता है. ब्रिटल का क्या मतलब है, सॉलिड है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो ये ब्रिटल है. खत्म. लेंथ हो गया, ये मेंटल है, लेंथ हो गया. ये कोर है, हेवीएस्ट होता है. ये सब लेंथ हो गए दोनों. अब इनर कोर सॉलिड का है,
मोस्टली आयरन है, आउटर कोर लिक्विड का है, निकल एंड आयरन है। टेम्परेचर ऑफ इनर कोर इज इक्वलेंट टू सन्स टेम्परेचर, ठीक है। अब आ जाओ लोअर मेंटल सॉलिड, अपर मेंटल सेमी सॉलिड, ये क्या है बाद में बताऊंगा, सेमी सॉलिड। अब आ जाओ क्रस्ट, क्रस्ट में दो चीज़ें, कॉन्टिनेंट सियाल एंड ओशियन सीमा, होगी ख़त्म बात। अब मैं वो वॉल्यूम वाली बात कर रहा था ना, तो वॉल्यूम वाली बात देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी ले लेना मेरे से, काम आ जाएगी आपके। हाँ देखो अब क्या है वॉल्यूम, देखो 87% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ जो है मेंटल में ही है, मास 67%। अब देखो ये तो बात की कहानी है, बात की कहानी है। चलो जी अब हम और देखते हैं। तो हमने ये देख लिया, ये देख लिया। हाँ अब इवेंट क्या क्या होते हैं कहाँ कहाँ, फिर से वही कहानी हम देखेंगे कि इवेंट कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं। तो यहाँ आ जाओ, फिर से बनाओ, 1 2, एक यहाँ लाइन बनाओ, एक अगेन लाइन बनाओ। अब आ जाओ, तो ये आपका इनर कोर है, ये आपका आउटर कोर है, ये आपका अपर मेंटल है, ये आपका लोअर मेंटल है, ये आपका क्रस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है इट इज़ इक्वल टू सन्स टेम्परेचर, दैट इज़ 6000 डिग्री सेल्सियस। ये होगी कहानी। आउटर कोर में क्या हो रहा है, आउटर कोर क्योंकि लिक्विड का है तो मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ यहाँ से डिटरमाइन होता है, ठीक है। यहाँ क्या है, सॉलिड है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे क्या है, तो देखो ये सेमी सॉलिड लेयर होता है, सेमी सॉलिड लेयर। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलते हैं, थोरियम, यूरेनियम, ये सारे मटेरियल, प्लूटोनियम, ठीक है। सेकेंडली जो भी मैग्मा है यहीं पे रहता है, कि सेमी सॉलिड मैग्मा, तभी तो ऊपर आएगा सीधा क्रस्ट के बगल में, यहाँ से उड़ के ऊपर आ जाएगा। तो ये मैग्मा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली अब यहाँ पे आ जाओ, ये अर्थक्वेक्स, क्योंकि जो भी हमारी प्लेट्स हैं अर्थ की, जो मैंने अभी रोटी सब्जी दिखाई, वो प्लेट इसी अपर मेंटल के ऊपर ही तैर रही होती हैं ऐसे, तो इस वजह से ये अर्थक्वेक है। तो 3 चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अब देख लो, ये कहानी हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और जरा नोट्स में देख लो क्या क्या लिखा मैंने। ये हो गया कहानी ख़त्म, पॉज करना, रीड करना, ये हो गई कहानी ख़त्म। ये मैग्नेटिज्म करता है, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब आ जाओ, और क्या कहानी है, ये हो गया, लेंथ हो गया, मटेरियल हो गया, इवेंट का अदर नेम। हाँ अब सबके अदर नेम देख लेते हैं, फिर से बनाते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ कृपया करके आप भी बनाइएगा, बिकॉज 100% आपको एक्यूरेसी चाहिए वहाँ एग्जाम में। ये चीज़ें आप नहीं भूल सकते हो। एटलीस्ट 5 टाइम्स यू हैव टू रिवाइज जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी, तब जाके वहाँ पे आप बिल्कुल क्लिनिकल एक्यूरेसी से क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा आप भूल जाओगे कि टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं जोग्राफी में। तभी ऐसे मैंने एक स्केलेटन सा बनाया, हर चैप्टर का ही बना रखा है ऐसे। तो ये देखोगे तो ऐसे चैप्टर्स के मैंने बनाए हैं स्केलेटन्स, ताकि मुझे टर्म्स याद रहें, ठीक है। ये भी मिल जाएगा टेलीग्राम से, दे देना। कहाँ था मैं, अदर नेम पे था, हाँ जी अदर नेम पे। तो दिस इज मेंटल, अरे भाई जी कहाँ जा रहे हो, हाँ जी मेंटल, दिस इज कोर, ठीक है। तो मेंटल को बोलते हैं हम मेसोस्फेयर्स या मेसोस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में भी है, सेम नाम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कोर को बोलते हैं ब्रियोस्फेयर, बाय, ठीक है। अपर मेंटल को बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। तो 2 जगह मैंने देखा है मेंटल को, कुछ लोग ये जो मिजोस्फेयर हैं वो लोअर मेंटल को भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में लोअर मेंटल के लिए आ जाए मिजोस्फेयर, टिक कर देना, एस्थेनोस्फेयर अपर मेंटल के, कंप्लीट मेंटल के लिए आ जाए अगर मिजोस्फेयर, तभी भी टिक कर देना, दोनों सही है, ठीक है। अब ज़रा अच्छे से डायग्राम दिखाता हूँ, तो ये ध्यान से देखो, मिजोस्फेयर मेंटल, ठीक है, या फिर लोअर मेंटल, दोनों। ब्रायोस्फेयर आपका कोर को बोलते हैं, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर अपर मेंटल को बोलते हैं, ठीक है। हो गया जी, खत्म हुई कहानी। यहाँ पे ऐसे लिख दिया एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। अब शायद ये आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। लाइट, सियाल सीमा, एस्थेनोस्फेयर, इसका डिस्टेंस दे रखा है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दिया दिया, ये दिया, सब दे दिया है। इसको पॉज करना, एक बार खुद से देखने की कोशिश करना, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे हुआ ख़त्म। हाँ जी, क्या है अब, लिथोस्फेयर क्रस्ट, हाँ जी ये भी समझा देता हूँ यहीं पे। देखो जी बहुत ही सिंपल कहानी है। जो प्लेट्स जिस पे मूव कर रहे हैं हम, जिस पे हम लोग हैं प्लेट्स, उन प्लेट्स को लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो इसमें रोटी सब्जी अभी हमने देखी, तो 2 चीज़ें हैं इसमें कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें ओशन है। सिर्फ इतना समझना है कि कौन सा ज़्यादा थिक है।
तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं दैट आर थिकर देन ओशन, कॉन्टिनेंट की जो थिकनेस है इतनी है और ओशन की इतनी, याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। लिथोस्फीयर समझना है कि जिस पे हम हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स इज नोन एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर इज थिकर देन ओशनिक लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर बनता किससे है, ये कहानी है। तो लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ क्रस्ट जो अपर मोस्ट लेयर है प्लस अपर मेंटल, तो पूरा अपर मेंटल नहीं, कुछ पार्ट ऑफ अपर मेंटल, इस ये लिथोस्फीयर की डेफिनेशन है। अब एक क्रस्ट के अंदर क्या कहानी है, अभी हमने देखा क्रस्ट में भी रोटी सब्जी होगी, सेम कहानी है, इसमें भी कॉन्टिनेंट प्लेट इज ग्रेटर देन ओशनिक प्लेट। अब हमने क्रस्ट में ये भी देखा था कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो सियाल का बनता है एंड ओशनिक प्लेट है ये सीमा का बनता है, और ये जो अपर मेंटल है ये भी सीमा का बनता है। तो अब अगर आपको ऐसा लिखना हो सीमा और सियाल, तो दिस इज इक्वल टू क्रस्ट विच वन कॉन्टिनेंटल, दिस इज इक्वल टू क्रस्ट विच वन ओशनिक प्लस अपर मेंटल या कंप्लीट मेंटल, अपर मेंटल नहीं पूरा मेंटल, इसी का है। होगी कहानी खत्म, सारे टॉपिक्स हो गए, लेंथ हो गया, मटेरियल हो गया, इवेंट टक्कर हो गया, अदर नेम हो गया, ये हो गया। डिसकॉन्टिन्यूटी पे आते हैं, चलो जी, इसको बोलते हैं कुमार गोलू। हाँ, इसी डायग्राम से काम हो जाएगा अपना। ठीक है, इसको मैंने यहाँ मिटा दिया, चलो। तो इसको बोल देंगे हम अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, ठीक है। तो देखो कुमार गोलू मैं कैसे लिख रहा हूँ, गोलू, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यू कुछ नहीं होती है, डिसकॉन्टिन्यू टू लेयर्स ऑफ द अर्थ में अगर चेंज आएगा तो जो वो लाइन है उस लाइन के बाद चेंज आना शुरू होता है, तो उसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। व्हेन द नेचर ऑफ द अर्थ क्रस्ट या लेयर ऑफ द अर्थ, व्हेन द नेचर ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ चेंजेस आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको डिसकॉन्टिन्यू पॉइंट बोलेंगे। तो जो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट में वो जो चेंज आएगा वो एक पॉइंट पे आएगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैड, ठीक है। फिर लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे मोहावे या मोहावे नहीं मोहरोविक बोलते हैं। फिर अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में आएगा, इसको बोलते हैं रेपेटी। फिर लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच आएगा, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग, ठीक है। अब जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आएगा उसको बोलते हैं लेमन, ठीक है। तो ये कुमार गोलू आगे, मतलब यहाँ पे कहानी पे हो गई 500 चीज़ें, हाँ बहुत बढ़िया। तो इस तरीके का दिखेगा, साइड में देख लो डिसकॉन्टिन्यूटी लिखा है, कुमार गोलू, कॉन्ट्रैड, मोहावे, रेपेटी, गुटेनबर्ग एंड लेमन, ठीक है। पॉज करना, देखना। हाँ जी, ये हो गया। अब हम जरा करते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे देखना, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका, आगे पहले यहाँ देख लेते हैं क्या क्या ख़त्म कर दिया हमने। ये पूरा हो गया, हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में अच्छा पूरा टॉपिक ही उड़ा दिया है, तो बहुत बढ़िया। अब हमें मेजरमेंट ऑफ द अर्थ देखना है, तो ये वाला मैं चीज़ दिखा देता हूँ आपको। चलो अच्छा, क्या पूछा है, रिक्टर स्केल इज लोगारिथमिक स्केल एंड सोन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड का यूनिट इंक्रीज होगा 10 टाइम्स, ठीक बात है। तो रिक्टर स्केल में क्या, ये भी अगेन एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी सीधी लाइनें यहाँ पूछ रखी हैं। देखो क्या है यहाँ कहानी, तो अगर हम रिक्टर स्केल पे देखें कि 5 आया है और फिर देखेंगे हम 6, तो जो एक यूनिट का जंप है दैट इज इक्वलेंट टू 10x एम्पलीट्यूड। तो रिक्टर स्केल दो चीज़ें मेजर करता है, एम्पलीट्यूड पता है लेंथ ऑफ द वेव, हाइट, तो एम्पलीट्यूड मेजर करता है रिक्टर स्केल और एनर्जी मेजर करता है। तो एक यूनिट आगे गया तो एम्पलीट्यूड 10x होता है, एनर्जी 32x होता है, ठीक है। सेकेंडली 5 के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है 5 के ऊपर, फेल्ट उससे पहले होने लग जाता है, मगर डिस्ट्रक्टिव होता है 5 के ऊपर अर्थ। तो ये 10x एम्पलीट्यूड है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्या पूछा है, एवरी इंटीजर रीडिंग ऑफ द रिक्टर स्केल हैज़ एनर्जी 100x नहीं है, एनर्जी होती है आपकी 32x, तो आंसर हो गया ए, ठीक है। अब रिक्टर स्केल के बारे में मैं और चीज़ें बता देता हूँ आपको फटाफट। 2 तरीके की स्केल है, एक है आपका रिक्टर और एक है आपका मर्केलिस, ठीक है। रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक,
मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है? एम्पलीट्यूड प्लस एनर्जी। मर्कैली स्केल क्या मेजर करता है? तो मर्कैली स्केल मेजर करता है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है, डिस्ट्रक्शन। ठीक बात है। अब सेकंड, इस स्केल की रेंजेस कितनी है, ये सब आता है बहुत डिटेल में। तो रिक्टर स्केल जो चलेगा वो चलेगा 0 से 10। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 0 से 10, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। मर्कैली स्केल कैसे चलता है? मर्कैली स्केल चलता है 1 से 12। ओके, खत्म कहानी। क्या रिक्टर स्केल सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक के लिए होता है? नहीं, रिक्टर स्केल कैन मेजर एनीथिंग विच इज शेकिंग द अर्थ। तो बॉम्ब ब्लास्ट होगा, रिक्टर स्केल मेजर कर लेगा। इस तरीके की चीज़ें मेजर करता है रिक्टर स्केल। विकीपीडिया पे जाना, रिक्टर स्केल टाइप करना, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेना। ठीक है, बता दिया सब कुछ, रिक्टर स्केल है ना, स्केल मीनिंग और ये। ठीक है, ठीक है जी। चलिए जी, आज की क्लास यहीं पे हुई समाप्त। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। किसी को अगर कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टोटल 10 मंथ्स में यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे विथ 30 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यू। नोट्स आपको कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किताब रीड करके आ जाना। बाकी सब कुछ मैं करवाऊँगा, जैसे यहाँ करवा रहा हूँ वैसे ही सब कुछ मैं वहाँ पे करवा दूँगा। 2.5 आवर्स का क्लास होती है, 6 days अ वीक। ठीक है, 10 मंथ्स ही बचे हुए हैं आपके पास, तो आपको अगर इंटरेस्टेड होंगे आप तो आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। ठीक है, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।